Anjing. Anjing. Sebentar lagi gue itu kan kakak ipar lu satu-satu. Izinin gue ngumpet sama lu ya tau. Ampun tante, ampun. kamu bilang tante. माफ कर। तो फिल्म की शुरुआत में कर्नल बेंटू नाम का एक हाई रैंक आर्मी ऑफिसर समीर नाम के आदमी से सीक्रेट मीटिंग करता है। समीर उसे खुश करने के लिए जनरल बुलाता है और भविष्यवाणी करता है कि बेंटू जल्द ही सिर्फ जनरल नहीं बल्कि सेनापति भी बनने वाला है। इस पावर के बदले बेंटू समीर को सोने के बार्स से भरा एक बॉक्स देता है। फिर जब समीर दूसरी ऑफरिंग के बारे में पूछता है तो बेंटू उसे दिखा देता है। इसके बाद समीर उसे एक रूम में ले जाता है। वहाँ बेंटू सोने का बॉक्स एक गुंडिक यानी मिस्ट्रेस के हाथ में देता है और दूसरी तरफ समीर ऑफरिंग का बड़ा बॉक्स खोलता है जिसके अंदर हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ एक टीनेज लड़का था। वो औरत बेंटू के शरीर से खून लेकर तेल में मिलाकर पी जाती है और एक अजीब से सेटिस्फेक्शन के साथ एक गोल्ड बार भी खा लेती है। फिर वो बेंटू की आंखों पर पट्टी बांध देती है ताकि सेनापति की पावर उस पर बरस सके। इस रिचुअल के आखिरी स्टेप में समीर उस लड़के को बेरहमी से मार देता है। लड़के का खून पाइप से बहने लगता है और वो औरत एक लीवर खींचकर अपने पूरे शरीर पर उस खून से नहाती है। सीन कट होता है और हम उस्मान नाम के शख्स को देखते हैं जो लंबी सजा काटने के बाद जेल से छूटा है। उस्मान की बेटी मेरी उसे रिसीव करने आती है लेकिन उसकी प्रेगनेंसी देखकर उस्मान काफी शॉक हो जाता है। तभी इब्राहिम नाम का एक टैक्सी ड्राइवर आकर खुद को बच्चे का बाप बताता है। एक मामूली टैक्सी ड्राइवर होने की वजह से उस्मान उसे अपनाने से इनकार कर देता है। खैर घर लौटकर उस्मान टीवी पर बेंटू को प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर भाषण देते हुए देखता है। इसके बाद शुरू होता है फैमिली ड्रामा। उस्मान का कहना है कि उसकी मर्जी के बिना ये शादी इस्लामी शरीयत के हिसाब से अवैध है। मेरी समझाने की कोशिश करती है कि उस्मान की गैर मौजूदगी में अंकल रेजा ने गार्जियन का फर्ज निभाया था लेकिन उस्मान मानने को तैयार नहीं होता। उस रात वो सपने में देखता है कि उसकी पत्नी को बेरहमी से मारा जा रहा है। अगले दिन इब्राहिम को उसके बीमार पिता की खबर मिलती है। इब्राहिम के जाते ही मेरी उस्मान से कहती है कि इब्राहिम के पिता भी तुम्हारी तरह ही एक मुजरिम है। उस्मान तब मेरी से कहता है कि वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, उसने सिर्फ अपनी बीवी के कातिल को सजा दी थी जिसकी कीमत उसे जेल जाकर चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इब्राहिम के पिता की हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी बीच मेरी लेबर पेन से तड़पने लगती है। उस्मान सी सेक्शन की बात करता है लेकिन पैसों की कमी की वजह से मेरी मना कर देती है। ठीक उसी वक्त उस्मान को क्राइम वर्ल्ड से एक नया बुलावा आता है। टोनी फोन करके बताता है कि नाइया यानी एक मिस्ट्रेस के घर में करीब 100 किलो सोना छिपा है और कल रात ही ये डकैती करनी होगी और इस काम के लिए टोनी 3 और लोगों के नाम फिक्स करता है। टोनी ये भी कहता है कि अगर इन तीनों में से एक भी अनअवेलेबल हुआ तो ये काम नहीं होगा। वो 3 लोग हैं, साउद, फारसी और सूर्या। यहाँ एक बात बता दूं, टोनी दरअसल मूवी की शुरुआत में दिखे कर्नल बेंटू का सेक्रेटरी था और उसने जो नाम बताए वो कोड नेम्स थे। खैर वैसे भी उस्मान इन्हीं तीनों के साथ काम करता है लेकिन टोनी इन तीनों के अलावा किसी और को लेने से मना कर देता है। बेटी के ऑपरेशन का खर्चा उठाने के लिए उस्मान इस खतरनाक ऑफर को मान लेता है। दूसरी तरफ इब्राहिम अपनी मां के कहने पर पिता का छोड़ा हुआ एक मिस्टीरियस बॉक्स लाने जाता है। उसके पिता का मानना था कि जब तक ये बॉक्स वारिस को नहीं सौंप दिया जाता उनकी मौत नहीं होगी। बॉक्स लेते वक्त इब्राहिम को एक हॉरर एक्सपीरियंस होता है। अचानक उसके सामने एक लाश गिरती है और फिर गायब हो जाती है। आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाता है जो बुरी ताकतों से बचाएगा। इब्राहिम के बॉक्स लेते ही खबर आती है कि उसके पिता की शांति से मौत हो गई। डकैती की प्लानिंग के लिए उस्मान टोनी के बताए हुए साउद जिसका असली नाम सलमान है और फारसी जिसका असली नाम रेजा है को बुलाता है। वहाँ रेजा और उस्मान के बीच मेरी की गार्जियनशिप को लेकर थोड़ी बहस होती है। रेजा कहता है कि इब्राहिम अच्छा लड़का है। खैर इसके बाद वो टीम के चौथे मेंबर तंत्र विद्या में माहिर सूर्या असली नाम अजहर के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि सूर्या का फ्यूनरल चल रहा था। उस्मान को और भी बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि इब्राहिम दरअसल अजहर का ही बेटा है। इब्राहिम अब पिता की जगह टीम ज्वाइन करना चाहता है। वो बताता है कि मरने से पहले पिता ने उसे और उसकी माँ को इस क्राइम वर्ल्ड और गैंग के बारे में सब बता दिया था। इब्राहिम ये भी बताता है कि जब उस्मान जेल में था तो सूर्या के कहने पर ही वो उस्मान की फैमिली का ख्याल रखता था और वहीं से मेरी के साथ उसका रिश्ता बना।
उस्मान पूछता है कि क्या मेरी जानती है कि वो गैंग ज्वाइन कर रहा है। इब्राहिम कहता है मेरी को अभी कुछ नहीं पता। आखिरकार उस्मान भी इब्राहिम को सूर्या की जगह शामिल कर लेता है। उसी रात वो डकैती के लिए निकल पड़ते हैं। आसानी के लिए उस्मान सबके कोड नेम फिक्स करता है। उस्मान बनता है ऑटो, सलमान साउद, रेजा फारसी और इब्राहिम बनता है सूर्या। प्लान सिंपल है, बाकी लोग अंदर सोना ढूंढेंगे और सूर्या बाहर अपने पिता की तरह स्पिरिचुअल पावर से टीम को ब्लैक मैजिक या आत्माओं से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सूर्या तंत्र मंत्र का कुछ नहीं जानता। उसे लगा उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना होगा। तब उस्मान उसे याद दिलाता है कि उसके पिता का काम सिर्फ ड्राइवरी नहीं था, बल्कि एविल स्पिरिट्स या जिन्हों से टीम को बचाना भी था। कोई रास्ता न देखकर इब्राहिम पिता की छोड़ी हुई एक पुरानी किताब पर भरोसा करता है और सेफ्टी के लिए गाड़ी के डैशबोर्ड पर पिता का नाइफ रखता है। लेकिन उस्मान नोटिस करता है कि इब्राहिम अपने पिता की तरह नहीं कर पा रहा। खैर, साउद इब्राहिम को खतरा दिखने पर 3 बार हॉर्न बजाने का सिग्नल देकर घर के अंदर घुसते हैं। मिशन शुरू होते ही घर के अंदर और बाहर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम देखता है कि दूर एक बूढ़ी औरत अजीब तरह से नाच रही है और धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। पलक झपकते ही वो औरत इब्राहिम की गाड़ी की पिछली सीट पर आ जाती है। डर के मारे इब्राहिम गाड़ी से कूदकर बाहर आ जाता है। बाद में अंदर झांकता है तो कोई नहीं था, लेकिन डैशबोर्ड पर रखा चाकू टूटकर 2 टुकड़े हो चुका था। इसी बीच घर के अंदर साउद को एक कमरे में बिस्तर पर हाथ पैर बंधी एक लड़की मिलती है। वो लड़की को बचाने जाता है, तभी एक मास्क पहना आदमी गाना गाते हुए अंदर आता है। वो कोई और नहीं, समीर है। समीर साउद को देखकर हंसते हुए कहता है, स्वागत है महाराज, ये एक शाही दावत है। साउद जब विरोध करता है कि ये एक बच्ची है, तो समीर कहता है कि बच्ची तो है मगर 70 साल की। इससे पहले कि साउद रिएक्ट कर पाता, समीर उस पर अटैक कर देता है। बाहर इब्राहिम घर की बाउंड्री पर कुछ अजीब सिंबल्स देखता है। क्यूरियोसिटी में वो उन्हें छूता है और उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उठकर देखता है तो घर के अंदर और बाहर ढेरों एंटिटी खड़ी हैं। डर के मारे सूर्या जेब से किताब निकालकर स्पेल पढ़ने लगता है। स्पेल पढ़ते ही वो स्पिरिट्स गायब हो जाती हैं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर भागने वाला होता है, लेकिन तभी उसे मेरी को दिया वादा याद आ जाता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसलिए वो सिग्नल देने के लिए गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाने लगता है। लेकिन अदृश्य आत्माएं गाड़ी को घेर लेती हैं, यहाँ तक कि हॉर्न की आवाज भी अजीब तरीके से दब जाती है। इसके बाद सूर्या हिम्मत करके घर के अंदर घुसता है। दूसरी तरफ फारसी गोल्ड की तलाश में एक कमरे में जाता है। तभी बिस्तर के नीचे से एक बॉल लुढ़कते हुए आती है। फारसी नीचे देखता है तो कोई नहीं मिलता, लेकिन सिर उठाते ही उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो पल भर में गायब हो जाती है। डरा हुआ फारसी कमरे से बाहर आता है और उसकी नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ती है, जहां वो मिस्ट्रेस कई बड़े आर्मी ऑफिसर्स के साथ दिखाई दे रही थी। ठीक उसी वक्त सूर्या वहां आता है और देखता है कि फारसी के कंधे पर किसी के पैर हैं। सूर्या बिना देर किए हाथ के कपड़े से फारसी के कंधे पर जोर से वार करता है। साथ ही वो पैर हवा में गायब हो जाते हैं। उधर समीर और साउद की लड़ाई में आखिरकार साउद समीर को हरा देता है। दूसरे कमरे में ऑटो बैठा होता है। साउद समीर को घसीटते हुए वहां लाता है। साउद गुस्से में बताता है कि ये घटिया आदमी एक बच्ची को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। ऑटो ठंडे दिमाग से याद दिलाता है कि उनका मकसद सिर्फ गोल्ड है, कोई और लफड़ा नहीं। साउद गुस्से में समीर को मुक्का मारकर गोल्ड का पता पूछता है तो समीर अजीब तरह से हंसकर कहता है, तुम लोग गलत वक्त पर गलत घर में घुस गए हो। तभी सूर्या और फारसी भी वहां पहुंच जाते हैं। ऑटो उस मिस्ट्रेस के बारे में पूछता है तो समीर बताता है कि वो सो रही है और 3 दिन रात उसे जगाना मना है। तभी ऑटो की नजर दीवार पर टंगी एक अजीब पेंटिंग पर पड़ती है। ऑटो ध्यान से देखता है तो उसे एक सीक्रेट बटन मिलता है। बटन दबाते ही पेंटिंग हट जाती है और एक खुफिया कमरा सामने आता है। ऑटो समझ जाता है कि वो रहस्यमयी औरत शायद यहीं सो रही है। खुफिया कमरे का पता चलते ही अचानक समीर एक धारदार हथियार लेकर ऑटो पर कूद पड़ता है। टीम के बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हाथापाई में कुछ लोग घायल होते हैं और फर्श पर खून गिरता है। हालात काबू में करने के लिए साउद बंदूक निकालकर गोली चलाता है, जिससे समीर पीछे हटता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वे सब बेसमेंट में उतरते हैं। वहां सजे हुए सोने के ढेर देखकर फारसी खुशी से चिल्ला उठता है, लेकिन ऑटो उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि उस कमरे में एक बड़े से टब के अंदर वो मिस्ट्रेस गहरी नींद में सोई हुई थी। उस्मान बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत गोल्ड इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। सब मिलकर गोल्ड बार्स को जल्दी जल्दी बैग में भरने लगते हैं। दूसरी तरफ भागा हुआ समीर टीम मेंबर्स के खून से एक खतरनाक ब्लैक मैजिक रिचुअल शुरू करता है। मंत्र खत्म होते ही एक इनविजिबल फोर्स बेसमेंट की तरफ दौड़ती है और ठीक उसी वक्त सोना लेकर भागने से पहले टब में लेटी हुई वो मिस्ट्रेस जाग जाती है। मिशन खत्म करके निकलने से ठीक पहले
साउद उस टॉर्चर हुई लड़की को बचाने की जिद पकड़ लेता है। ओटो उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ गोल्ड के लिए आए हैं, बचाने वाले बनने नहीं। ओटो के मना करने के बावजूद साउद उस लड़की को बचाने चला जाता है। तब ओटो भी अपना बैग इब्राहिम को देकर साउद के पीछे जाता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि घर लौटकर वो इब्राहिम के साथ ही अपनी बेटी की कानूनी शादी करवाएगा। उधर साउद उस कमरे में वापस जाकर देखता है कि लड़की वहां नहीं है। ओटो साउद को समझाकर कमरे से बाहर ले आता है। बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा इब्राहिम ओटो और साउद को देर होती देख वापस घर में घुसने का फैसला करता है। तभी फारसी के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि सारा सोना लेकर वो अकेला भाग जाएगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठते ही देखता है कि स्टीयरिंग व्हील गायब है, जिसे इब्राहिम ने ही निकाल लिया था। अब फारसी भी वापस घर के अंदर घुसता है और सूर्या से मिल जाता है। अंदर सबके इकट्ठा होते ही असली खौफ शुरू होता है। अचानक घर की सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं। ओटो की टॉर्च की रोशनी में वो कॉरिडोर में उस मिस्ट्रेस को देखते हैं, जिसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। साउद डरकर गोली चलाता है तो मिस्ट्रेस धुएं की तरह गायब हो जाती है और अगले ही पल एक विशाल सांप का रूप ले लेती है। साउद फिर गोली चलाता है और ठीक उसी वक्त मिस्ट्रेस साउद के बगल में आ खड़ी होती है। बचने के लिए वो दौड़ने लगते हैं, लेकिन एक लूप में फंस जाते हैं। जितनी बार भी दौड़ते हैं वापस उसी जगह आ जाते हैं। आखिरकार वो उस गुंडिक के आमने सामने होते हैं। वो ताने मारते हुए इब्राहिम के अलावा बाकी सबको राजा कहकर बुलाती है। साउद डर के मारे कंट्रोल खो देता है और पागलों की तरह मिस्ट्रेस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मिस्ट्रेस सुपरनैचुरल स्पीड से साउद के पास आ जाती है। साउद डरकर लगातार गोलियां चलाता है और मिस्ट्रेस गिर जाती है, लेकिन मुड़कर देखता है तो मिस्ट्रेस शांति से सोफे पर बैठी है। साउद फिर गोली चलाता है, लेकिन इस बार मिस्ट्रेस भी साउद पर अटैक कर देती है। साउद को बचाने के लिए ओटो गोली चलाता है तो वो लड़की कहती है, सब्र करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसके बाद पलक झपकते ही वो साउद का गला धड़ से अलग कर देती है और उसका खून पीने लगती है। आंखों के सामने साथी की ये भयानक मौत देखकर वो वहां से भागते हैं। ओटो और फारसी उस खिड़की की तरफ दौड़ते हैं जहां से वो अंदर आए थे, लेकिन अब वहां कोई खिड़की नहीं है, वो एक ठोस दीवार बन चुकी है। कोई रास्ता न देखकर ओटो और फारसी एक अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। बाहर का मंजर बहुत भयानक है। आधा इंसान और आधा सांप बनी वो मिस्ट्रेस उन्हें ढूंढ रही है। मिस्ट्रेस के हटते ही फारसी पूछता है, ये आखिर कैसी जगह है? ओटो लाचारी में मानता है कि वो बस इतना जानता था कि ये घर एक रखैल का था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फारसी तब समझ जाता है कि वो लोग दरअसल चारे के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ इब्राहिम भी एक दूसरी अलमारी में छिपा था और बाहर वो गुंडिक उसे ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद वो मिस्ट्रेस वहां से चली जाती है, लेकिन राहत मिलने से पहले ही कई सारे हाथ उसे पीछे से जकड़ लेते हैं। तभी सीन कट होकर मेरी पर जाता है। नींद से जागकर मेरी इब्राहिम की टैक्सी कंपनी में फोन करती है तो पता चलता है कि वो आज काम पर ही नहीं गया। मेरी को शक होता है कि कहीं इब्राहिम भी उसके पापा के साथ डकैती करने तो नहीं गया। मेरी दिमाग लगाती है। जिस नोटबुक में उसके पापा ने डकैती का पता लिखा था वो उस पर पेंसिल घिसती है और उस कर्स्ड घर का एड्रेस उभर आता है। सीन कट होता है। हम ऑटो और फारसी को एक रूम में घुसते देखते हैं। ऑटो एक लकड़ी के बॉक्स में छिप जाता है और फारसी खाट के नीचे। मिस्ट्रेस उस रूम में आती है और उसे फारसी की महक आ जाती है। फारसी जान के डर से उसे आंटी दीदी बुलाकर माफी मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मिस्ट्रेस सांप बनकर फारसी को खींच निकालती है और फिर बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाती है। बाद में जैसे ही ऑटो बॉक्स से निकलता है, समीर पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। सीन कट होता है। इब्राहिम एक समुद्र के किनारे है। वो मिस्ट्रेस पास आकर उससे मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन तभी वो लड़की अपनी विशाल सांप वाली पूंछ से इब्राहिम को बुरी तरह जकड़ लेती है। अचानक इब्राहिम को होश आता है। उसे समझ आता है कि ये सब बस एक हेलुसिनेशन था। असल में वो एक सोफे पर लेटा हुआ था। वहाँ वो एक लड़की को रोते हुए देखता है। ये वही लड़की थी जिसे साउद ने पहले देखा था। वो कहती है कि उसके परिवार को मारकर उसे यहाँ कैद किया गया है और सब उसे टॉर्चर करते हैं। इब्राहिम इमोशनल होकर वादा करता है कि वो उसे रेस्क्यू करेगा। लड़की कहती है, सब बचाने का वादा तो करते हैं लेकिन कोई निभाता नहीं। ये कहकर वो अपना वेग उतार देती है। इब्राहिम सन्न रह जाता है क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। लड़का बताता है कि उसी ने ऐसे 4 लोगों को यहाँ भेजने को कहा था जिनका जन्म मिस्टिकल फ्राइडे को हुआ था। उसका मकसद इन 4 का इस्तेमाल करके उस मिस्ट्रेस को मारना था। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि टोनी समीर को कॉल करता है। वो कहता है कि उनके जनरल के और ऊंची पोस्ट पर जाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ वो लड़का समीर की आवाज की नकल करके कहता है, बिल्कुल, जनरल बेंटू का अब सिर्फ सेनापति नहीं बल्कि इस देश का प्रेसिडेंट बनने का वक्त हो गया है। तब टोनी पूछता है, इस बार क्या ऑफरिंग देनी होगी? जवाब में लड़का ऑर्डर देता है, ऐसे 4 लोगों को भेजो जिनका जन्म खास मिस्टिकल फ्राइडे को हुआ हो। आपको याद होगा टोनी ने इन्हीं 4 के नाम फिक्स किए थे क्योंकि उनका जन्म उसी खास दिन हुआ था।
इब्राहिम जब लड़के से पूछता है कि क्या वही मास्टरमाइंड है, तो लड़का बताता है कि वो खुद उस मिस्ट्रेस का सिर्फ एक मोहरा है। वो एक्सप्लेन करता है कि मिस्टिकल फ्राइडे को जन्मे लोगों का खून प्राचीन राजाओं का खून माना जाता है और ये खून उस मिस्ट्रेस को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे हमेशा जवान रखने के लिए चाहिए। इब्राहिम हैरान होकर कहता है कि वो तो उस खास दिन पैदा नहीं हुआ। लड़का कहता है तुम्हें यहाँ होना ही नहीं था। दरअसल यहाँ इब्राहिम के पिता को होना था जिनका जन्म मिस्टिकल फ्राइडे को हुआ था। इसके बाद लड़का अपनी ही आंख में पेंसिल घुसा लेता है और इब्राहिम से कहता है उस मिस्ट्रेस को मारने के लिए उसे बेसमेंट वाले रिचुअल टब में ले जाना होगा। दूसरी तरफ हम ऑट्टो और रिजा को देखते हैं जिन्हें बलि के लिए टेबल से बांधा गया था। पास में ही साउथ की गला कटी बॉडी पड़ी थी और पीछे वो मिस्ट्रेस बैठी थी। ऑट्टो पूछता है हमें ही क्यों चुना गया? समीर बताता है वजह है मिस्टिकल फ्राइडे। इस खास दिन ने ही तुम सबकी किस्मत को एक धागे में पिरोया है और तुम पर एक इनविजिबल निशान लगा दिया है। वो कोई आम इंसान नहीं है, उनकी रगों में प्राचीन राजाओं का खून दौड़ रहा है, इसीलिए उस मिस्ट्रेस ने तुम्हें राजा कहा था। मौका पाकर ऑट्टो समीर की कमर से एक चाबी चुरा लेता है। इधर इब्राहिम उस लड़के को बेसमेंट के टब में लेटा देता है। वहाँ लाल कपड़े के पीछे एक बूढ़ी औरत कैद थी। इब्राहिम उसकी असली पहचान पूछता है। वो बताती है कि वही असली नाइया यानी मिस्ट्रेस है। अभी जो मिस्ट्रेस राज कर रही है उसने धोखा देकर ये जगह हथियाई है। नाइया बताती है कि वो छोटा लड़का भी उसी तरह नकली नाइया को धोखा देने का प्लान बना रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ऊपर वाली मंजिल पर नकली नाइया के कहने पर समीर पहले रिझा के पैर, फिर हाथ और आखिर में गला काटकर उसे बेरहमी से मार डालता है। वो दोनों इस खौफनाक मंजर का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन तभी मौका देखकर ऑट्टो अपनी रस्सी खोल लेता है। वो बंदूक उठाकर नकली नाइया और समीर पर गोली चलाता है। समीर गिर पड़ता है और नकली नाइया भयानक दहाड़ मारती है। बेसमेंट में असली नाइया बताती है कि नकली नाइया को अपनी जवानी और अमृता के लिए उसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। बलि का खून पहले असली नाइया की नसों में बहता है और उसी खून को पीकर नकली नाइया अपनी जवानी कायम रखती है। जैसे ही रिझा का खून नीचे आता है, असली नाइया इब्राहिम को लीवर खींचने का ऑर्डर देती है। इब्राहिम हिचकिचाते हुए लीवर खींचता है और खून की तेज धार टब में पड़े लड़के पर गिरने लगती है। ऊपर नकली नाइया और भी खूंखार होकर ऑट्टो को ढूंढ निकालती है। ऑट्टो एक कमरे में छिपता है, लेकिन वो दीवार तोड़कर अपना हाथ उसके पेट में डाल देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। मौत सामने देखकर भी ऑट्टो हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार उस औरत का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर खून से लथपथ और थका हुआ ऑट्टो गिर पड़ता है। मरते वक्त ऑट्टो को अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है। अचानक वो भयानक रूप ले लेती है। ऑट्टो समझ जाता है कि ये उसकी बीवी नहीं, वही मिस्ट्रेस है। वो अपने नाखून उस्मान के चेहरे में गड़ा देती है और उस्मान तड़प तड़प कर मरने लगता है। इधर मेरी भी अपने पति को ढूंढते हुए उस कर्स्ड घर पहुंच जाती है। बेसमेंट में असली नाइया इब्राहिम से कहती हैं, अपना खून दो, मिस्टिकल ब्लैक सैटरडे का खून। वो औरत इब्राहिम को अपनी सुपरनैचुरल पावर से धक्का देती है। उसका सिर फट जाता है और खून टब में गिरता है। तुरंत वो छोटा लड़का एक डीमन बन जाता है। तभी नाया बोल उठती है, मुझे अनबॉर्न बच्चे की महक आ रही है। ठीक उसी वक्त इब्राहिम को ढूंढते हुए मैरी खिड़की से घर के अंदर घुसती है। इसके बाद नकली नाइया बेसमेंट में आती है और उस डीमन को बुलाती है, जियो मेरे बच्चे। लेकिन डीमन उसका गला पकड़ लेता है और एक झटके में उसे मार देता है। ठीक तभी मेरी इब्राहिम को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन जियो को देखकर वो सन्न रह जाती है। इब्राहिम उसके पास भागता है। नाइया कहती है, अगर जियो आज रात न्यूबॉर्न बच्चे को खा ले तो वो हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तभी जियो उस्मान की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। मेरी अपने पिता को देखकर उनके पास जाना चाहती है। इब्राहिम चिल्लाता है, वो तुम्हारे पिता नहीं हैं, लेकिन मेरी नहीं सुनती। उसे लगता है वो उसके पापा ही हैं। जियो अपनी सुपरनैचुरल ताकत से इब्राहिम को दूर फेंक देता है और मेरी का गला पकड़ लेता है। इब्राहिम बचाने आता है, लेकिन जियो उसे भी जकड़ लेता है। मेरी चिल्लाती है, मैं आपकी बेटी हूँ। उस्मान के शरीर में अभी भी जान बाकी थी। वो जियो के कंट्रोल से लड़ते हैं और आखिरकार मैरी और इब्राहिम को छोड़ देते हैं। इब्राहिम तुरंत मेरी को लेकर वहां से भागता है। वो एक कमरे में छिपते हैं, तभी मेरी का वाटर बैग फट जाता है। इब्राहिम उसे बाथटब में ले जाता है। मेरी डिलीवरी की कोशिश करती है। उधर नाइया कहती है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। आखिरकार मेरी बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी वक्त जियो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और उनकी तरफ बढ़ता है। इब्राहिम उसे रोकने जाता है, लेकिन जियो उसे उठाकर पटक देता है। इब्राहिम हार नहीं मानता तो जियो हवा में ही उसका गला दबाए रखता है। अंत में जियो मेरी से बच्चा छीन लेता है और मेरी को दूर फेंक देता है। मेरी बेहोश हो जाती है। इब्राहिम अपनी आंखों के सामने देखता है कि जियो उसके बच्चे को जिंदा खा रहा है। तभी नाइया बोलती है, ये बच्चा इस एक आंख वाले डीमन के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। पल भर में जियो बच्चे को उगल देता है। इसके
उसके बाद जियो की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो मारा जाता है। आखिर में इब्राहिम और मेरी बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम स्टीयरिंग व्हील निकालकर गाड़ी में बैठता है। वो सोने से भरे बैग भी साथ ले लेता है। अगले दिन टोनी उस कर्स्ड घर में आता है। टोनी को देख बूढ़ी नाइया पूछती है, तुम किस रहस्यमयी दिन पैदा हुए हो? टोनी के जवाब देने से पहले ही नाइया उस पर सुपरनैचुरल पावर यूज करती है और टोनी फट जाता है। इसके बाद नाइया वापस आती है एक खूबसूरत जवान लड़की के रूप में और उसके हाथ पर एक डीमन का सिंबल जल रहा होता है और यहीं ये मूवी खत्म होती है।